शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 724 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है तो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस। तो सर से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को सादर प्रणाम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। क्षमा चाहता हूँ, लेट हुआ, थोड़ा लिंक थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। तो मैं नो आपका प्रॉब्लम। सैनी सर का आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले मैंने इंग्लिश में ये व्याख्यान किया था, आज हिंदी में करने जा रहा हूँ। शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं। पंकज सर, स्क्रीन। सर को होस्ट हैं वो कर सकते हैं, उनका ऑप्शन होगा। होस्ट हाँ, स्क्रीन दिख रहा है हमारा? सर दिख रहा है, यस सर। ओके, ठीक। आज का जो विषय है पीडियाट्रिक एक्सपीरियंसेस, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस इन पीडियाट्रिक्स के बारे में है। जो सर पीडीएफ नहीं दिख रहा है। पीडीएफ पे क्लिक करो। वापस एक, हाँ। हाँ सर, अब सही। ठीक। ओके। तो आज का जो विषय है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस इन पीडियाट्रिक्स। तो जिम्स हॉस्पिटल में जितने साल मैंने अब तक काम किया है उसमें से जितने अच्छे केसेस, रिसेंटली जो केसेस देखे हैं मैंने, उनका आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये पीडियाट्रिक आज का जो उद्देश्य है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें कि एक हिस्ट्री टेकिंग कैसी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं या एग्जामिनेशन रहते हैं कितने अच्छे से करना चाहिए, और उसके साथ क्या इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। इसके मेल के साथ, ये गठबंधन के साथ इसका प्रभाव अपने केसेस पे, अपने केस के आउटलुक पे क्या पड़ता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही ये तीनों का जो मेल होता है उसके वजह से एफोरिज्म नंबर 3 जो हैनेमन ने उल्लेख किया अपने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बेड साइड ट्रेनिंग जो आईपीडी में होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग जो पीडियाट्रिक्स के रहती है थोड़े बड़ों के मुकाबले में थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा जोर देना रहता है। क्योंकि हिस्ट्री जो, अगर काफ़ी छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से उनको जितना बोलना चाहिए उतना बोल सकेंगे। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनसे भी पूरा जानकारी ले सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स या जो उनके केयर गिवर्स रहते हैं उनके साथ जो आते हैं लोग, उनके साथ पूरा
बातचीत करके, वार्तालाप करके उनकी हिस्ट्री लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और थोड़े से बड़े बच्चे अगर होते हैं तो अगर वो जो बोल पाते हैं या अपना पीड़ा व्यक्त कर पाते हैं तो उनसे पूरा डिटेल्स लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके साथ जो बड़े आते हैं वो अपना साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो छोटे बच्चों से जितना हो सके उतना पूरे डिटेल्स लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यही मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि एक डायग्नोसिस, कोई भी डिज़ीज़ के डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब जानकारी पेशेंट से और उनके साथ जो पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ लेना काफ़ी ज़रूरी है। और उसी के साथ एक ऑब्जर्वेशन करने के साथ जो पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं या फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये सब जानकारी भी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके साथ एग्जामिनेशन जो आप करते हैं, पूरे व्यक्ति का जो एग्जामिनेशन आप करते हैं, उसके साथ ये दोनों के मेल के बाद जो आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस लगता है उसको कंफर्म करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर करके जो इन्वेस्टिगेशन आते हैं, ये तीनों का मेल करके एक फाइनल डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। तो यही आपको ये इस वेबिनार में आपको थोड़ा सा उल्लेख करने जा रहा हूँ। जो पहला केस है, ये केस जो मैंने देखा है, ये केस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको। ये 3 साल का एक लड़का था जो इरप्शंस लेके आया था पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे उसके छोटे-छोटे से फोड़ियाँ थी और 1 हफ्ते से थी। तो ये 1 हफ्ते से जो 3 साल का लड़का है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल का अगर लड़का है तो इनकी हिस्ट्री तो पूरे जो का आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एक 3 साल का लड़का इरप्शंस के साथ क्या कर रहा है, राइट? और उसके साथ उसके पेरेंट्स जो हिस्ट्री देते हैं कि क्या हिस्ट्री उसकी कैसे शुरुआत हुई, ये सब हमको देखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। एक हफ्ता पहले उसको बुखार आया था, जो फीवर, और उसके साथ इरप्शन स्टार्ट हुए। और लोकल डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने इस पूरे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस दिए और उसके साथ बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल सस्पेंशन दिया। ये सब देने के बाद बुखार तो कम हो गया, मगर उसके इरप्शंस वैसे ही बाकी थे। तो ये बच्चे को हमने एडमिट किया। अब सभी लोगों का एक सवाल हो सकता है कि इतने छोटे से बच्चे को जो सिर्फ स्किन इन्फेक्शन लेके आया है, इसको एडमिशन की क्या ज़रूरत है? तो ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशंस जो इम्पोर्टेंट रहते हैं बच्चों में, आपकी दवाई देने के बाद वो क्या ऑब्जर्वेशंस आप देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, आपके सिमिलिमम अगर सही है तो उसके साथ क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, और जो इरप्शंस है उसका चेंजेस कैसे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और क्योंकि हमारा एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, बच्चों को सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए हम एडमिट करते हैं अक्सर ऐसे केसेस जो रेगुलरली फॉलोअप लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये देखते हैं कि ये इरप्शंस कैसे थे। इरप्शंस काफ़ी 1 हफ्ते से थे, तो इसमें अलग-अलग प्रकार के इरप्शंस का आ चुके थे। एक तो डिफ्यूज़ मैक्युलोपैपुलर इरप्शंस थे, पीठ पे, सीने पे और हाथ-पैर पे, और दूसरे थे पैपुलर वेसिकुलर इरप्शंस जो कान पर थे, चेहरे पे और ऊपर के हिस्से में थे। और इसके साथ ही कान से थोड़ा-सा और फेस पे थोड़ा-सा इरप्शंस थे जिसमें से पस निकल रहा था, डिस्चार्ज निकल रहा था, और ये काफ़ी थोड़ा-सा सीरियस और थोड़ा-सा ऑफेंसिव डिस्चार्ज था, और राइट ईयर में से ब्लीडिंग भी हो रही थी। अभी काफ़ी लोकेशन सेंसेशन की बात अगर करते हैं तो ये एक्सटेंशन जैसा हुआ, स्टार्ट वो हाथ से हुआ, वेब्स ऑफ द फिंगर्स राइट हैंड से स्टार्ट हुआ, फिर लेफ्ट को गया और वहाँ से फिर पूरे शरीर में स्प्रेड हुआ। और इसके साथ जब देखते हैं कि उसमें सेंसेशन क्या है, सेंसेशन अगर 3 साल के बच्चे को पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएगा, तो मगर उसको समझ में आता है कि ये जल रहा है या फिर थोड़ी-सी इचिंग हो रही है, या फिर आपके ऑब्जर्वेशंस या पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिखता है कि वो इचिंग काफ़ी तेज़ है और वो रात को ही ज़्यादा होती है। और इसी के साथ जब एक इन्फेक्शन हुआ है कान में, जो कान से जो पस आ रहा है या फिर इसकी वजह से राइट साइड का फेस थोड़ा-सा स्वेलिंग हो चुका था। और अगर कारण की बात करेंगे तो ये अक्सर इरप्शंस में कभी ये हिस्ट्री भी लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इससे पहले कुछ खाने से हुआ या कि कुछ दवाई लेने से ये स्टार्ट हुआ, ये सब नहीं था इसमें।
तो नेगेटिव हिस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसे केसेस में। तो ये बच्चे को रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी होते थे, जो अक्सर इन छोटे से बच्चों में या इन एज ग्रुप में होते हैं कि आप देखते हैं कि कुछ ठंडा पीते हैं या फिर ठंडा खाते हैं तो उसके बाद से सर्दी खांसी बुखार के साथ आते हैं। तो ये इसको काफ़ी टाइम से हो रहा था। अगर बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की, तो फादर को ऑलरेडी एक्जिमा था, मदर को ये बच्चे के कांटेक्ट में आने से इरप्शंस हुए हैं पूरे शरीर में, और इसका 2 भाई हैं, जो इसमें से एक भाई को इसके पेशेंट को आने से 1 महीने पहले इसको भी सिमिलर काइंड ऑफ इरप्शंस थे। तो एक्यूट केसेस में हमको अक्सर देखना पड़ता है कि ये जो डिस्पोजिशन है बच्चे का उसमें कुछ अल्टर हुआ है क्या, क्योंकि ये आपकी टोटलिटी में काफ़ी निर्भर करता है कि उसके बेसिस पे भी आपका मेटेरियमेटिक का डिफ्रेंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और टोटलिटी में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम देखते हैं कि इस बच्चे में भूख कम हुए, जो अक्सर देखते हैं कि बुखार के टाइम पे भूख अक्सर कम हो जाती है, मगर इसमें पसीना बढ़ गया था और ये थर्मली पेशेंट हॉट है। बाकी जो डिस्पोजिशन है वो बच्चा पेट के बल सोना पसंद करता है। ये सब ऑब्जर्वेशंस हिस्ट्री से मिले थे। तो एक्यूट केसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेंटल्स में अगर कुछ जनरल्स चेंज हुए हैं क्या, ऑल्टर्ड डिस्पोजिशन जिसे कहते हैं, या मेंटल्स में अगर कुछ चेंज हुए हैं तो वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस बेसिस पे हमको कभी-कभी ये कारण मिल जाता है कि ये इरप्शंस आए क्यों। एक शरीर को अगर बीमार पड़ना है तो उसका मानसिक संतुलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, कि उसकी वजह से अगर आपको कहीं कारण मिलता है कि मानसिक कारण की वजह से अगर आपको लगता है कि ये शारीरिक बीमारी भी आ चुकी है। तो इसमें देखते हैं कि बच्चा काफ़ी ज़िद्दी था, उसको बड़े भाइयों से लड़ना बहुत अच्छा लगता था, या फिर उनको हर समय-समय पर मारता था। ये काफ़ी निडर था, कुत्तों के साथ खेलता था, कुत्तों को पत्थर से मारता था, उनकी पूँछ पकड़ के खींचता था। वो आंगनवाड़ी स्कूल जाता था, वहाँ भी टीचर्स की कभी सुनता नहीं था, पेरेंट्स की सुनता नहीं, जो वो बोलता है वही सुनना है। तो एक काफ़ी ज़िद्दी किस्म का बच्चा था, और कभी उसको कोई भी गुस्सा आया, उसकी चीज़ नहीं मिली, तो बाकी बच्चों को मार देता था। बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो इसी की मैं बात करूंगा, कि पस्फीनेस ऑफ द फेस है जो मोर ऑन राइट साइड है, ये राइट साइड का जो कान में इन्फेक्शन था उसकी वजह से आया है, और सीरस डिस्चार्ज हो रहा है कान में, और कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकल रहा है। वाइटल्स सब ठीक थे, और जो स्किन एग्जामिनेशन आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये आप अब देखते हैं कि ये राइट साइड का चेहरा फुला हुआ है, कान में इन्फेक्शन है, ये जो छोटे-छोटे दाने आपको दिख रहे हैं, इसमें अगर आप इस चित्र में अगर देखते हैं तो इसमें से सीरस डिस्चार्ज निकल रहा है, काफ़ी सारे स्कैब्स भी ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, मतलब ये एक हीलिंग स्टेज तक आके मगर उसके अंदर फिर से पस भी निकल रहा है। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में से भी देखते हैं कि जितनी इंटेंस इसकी खुजली है, खुजली को बर्दाश्त नहीं कर पा के वो पूरा स्किन नुस्कल निकल जाता है, और उसके बाद से स्कार फॉर्म होते हैं। ये पैर के इरप्शंस हैं जिसके अंदर स्कैब्स हैं, और स्कैब के नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सुडेशन भी आ चुका है। तो बात करते हैं डायग्नोसिस के, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि ये एक स्केबीज का केस है। स्केबीज में प्रकार होते हैं, तो ये हमने देखा कि ये क्रस्टेड, जिसे पहले नॉर्वेजियन स्केबीज कहते थे, विथ सेकेंडरी इन्फेक्शन, कान का जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो पस आना शुरू हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इस केस में, कि ये इरप्शंस जो हैं अल्सरेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इचिंग के बाद से अल्सरेट होते हैं, उसके अंदर एक स्कैब फॉर्म होता है, उसके नीचे एक पुरलेंट मैटर एक्सूड होता है, और इनटॉलरेबल इचिंग है जिसके साथ बर्निंग अवेलेबल है, जलन है, और रात के समय इचिंग ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन हमको करना है बच्चों के केसेस में, क्योंकि बाकी सब तो डिजीज सिम्टम्स हो जाते हैं। एक डिजीज़ अगर देखते हैं तो डिजीज़ सिम्टम्स के अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी मिलती है तो वो तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखना है। तो इसी बेसिस पे
टोटलिटी फॉर्म करके हमने उसको दिया मेजेरियम 200, मेजेरियम 30 का एक डोज। क्योंकि ये बच्चा हमारे साथ एडमिट था तो इसके साथ ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमने एक ही डोज देके उसका ऑब्जर्वेशन किया। और जब आप सिमिलिमम देते हैं तो उसके साथ एक फॉलोअप क्राइटेरिया फॉर्म करना ज़रूरी है कि उसके साथ सिमिलिमम देने के बाद क्या चेंजेस आपको एक्सपेक्ट करना है, क्या आपकी अपेक्षा क्या रहनी चाहिए सिमिलिमम देने के बाद। क्योंकि इम्प्रूवमेंट जनरलिटीज़ में होनी है और पफिनेस इचिंग कम होनी है, या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो क्योंकि नॉर्वेजन स्केबीज काफ़ी फैल सकता है दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, इसका भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो 2 तारीख को जो हमने आपको बताया कि फर्स्ट डोज दिया था हमने, तो सेकेंड डे हम देखते हैं कि इचिंग है, पहले काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ी सी अभी कम हुई है, पेन है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी है। तो हमने रिपीटेशन स्टार्ट किया मेजरिम 30 का थ्राइस अ डे। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि राइट ईयर में जो था थिक येलो डिस्चार्ज अभी भी है, एपेटाइट इम्प्रूव है। तो हम देखते हैं कि एपेटाइट जो जनरलिटीज़ है बच्चे को कम थी पहले, वो अभी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि ऐसा जो थिक येलो डिस्चार्ज होता है कानों से, ये कभी कभी बच्चों में क्योंकि हिस्ट्री में देखा है कि रिकरेंट URTI है, तो इसमें हो सकता है कि वो इसका ASOM या CSOM भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि कालिज सल्फ इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है, तो मेजेरम के साथ हमने कालिज सल्फ भी ऐड कर दिया है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि बुखार बिल्कुल भी नहीं है और राइट ईयर का जो डिस्चार्ज था वो कम हो चुका है, इचिंग काफ़ी कम हुई है, 40% तक कम हुई है। तो हमने इसको चालू रखा मेजेरम, मगर इसको हमने क्योंकि इचिंग जितनी कम होनी थी उतनी कम नहीं हुई, तो इसका पोटेंसी हमने बढ़ा दिया, उसको 200 कर दिया। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो इसका डिस्चार्ज काफ़ी कम हो चुका है, इचिंग भी कम हुई है और पफिनेस काफ़ी कम हो चुका है, 60% तक कम हो चुका है इसका। तो हमने इसको जारी रखा इस ट्रीटमेंट को, मेजेरियम 200 और कालिसल्फ 3x को। और अगले दिन क्योंकि घर पे और 2 बच्चे थे, पेरेंट्स इंसिस्ट करने लगे कि हमको वापस घर जाना है, क्योंकि कुछ होता है तो हम वापस आएंगे। क्योंकि ये उनको हमने डिस्चार्ज किया, सिर्फ प्लेसिबो रखा क्योंकि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका था। तो अगले फॉलोअप के लिए हमने बुलाया था क्योंकि वो डेली वेज वर्कर हैं, रोज़ का कमाई करने वाले लोग हैं, तो आए नहीं। तो अगली बार हमने देखा कि वो हमारे जो पेरिफेरल OPDs रहते हैं वहाँ पे आए, तो हमने देखा कि काफ़ी एक 10-15 दिन के बाद उसके इरप्शंस पूरे जा चुके थे, खाली थोड़े से स्कार मार्क बचे थे। तो ये बिफोर ट्रीटमेंट का जो आपने चित्र पहले देखा था, वो ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 4 दिन की दवाई के बाद आप देख रहे हैं कि उसकी स्वेलिंग काफ़ी कम हो चुकी है, इरप्शंस भी काफ़ी कम हुए। तो ये बिफोर ट्रीटमेंट का है, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट का है। आप देखते हैं कि स्कैब्स कम हो चुके हैं, डिस्चार्ज भी कम हुआ है और ये 2 हफ्ते के बाद इसके थोड़े से स्कैब बाकी हैं, बाकी पूरा चेहरा निखर चुका है। तो ये केस में हम क्या देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एक पीडियाट्रिक केस में, क्योंकि हमने प्रिस्क्रिप्शन जो किया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस की वजह से, और जो ऑब्जर्वेशन हमने किया था कि कैसे इरप्शंस हैं और क्या उसमें से किस टाइप का प्रकार का डिस्चार्ज निकल रहा है। ये जो दूसरा केस है, ये एक 14 वर्षीय बालक का है जो 9th क्लास में पढ़ता था। ये इसके पेरेंट्स हमारे पास आए थे एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके और पूछने के लिए कि इसका सर्जरी हमको बताया गया, सर्जरी हम अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। देखते हैं केस में क्या है। ये केस में राइट इलियक रीजन में पेन था 2 दिन से, सो एक्यूट केस है। हिस्ट्री अगर देखेंगे तो पेन इन राइट इलियक रीजन है, और जो पीछे बेंड करने से थोड़ा कम होता है, बैठने से कम होता है, चलने और उठकर चलने से बढ़ जाता है और थोड़े समय के लिए 5-10 मिनट के लिए रहता है। और सुबह 2 एपिसोड और शाम को 2 एपिसोड कल आए थे और 3 से 4 बार मोशन हुआ था 2 दिन पहले और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग था। 2 दिन से बुखार भी था जो सुबह के समय ज़्यादा होता था और इसके साथ बिटर टेस्ट जो अक्सर फीवर के केसेस में होता है वो है, और पर्सपिरेशन ऑफ फीट सिंस 2 डेज। हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा 4 दिन से कंटिन्यूस एग राइस खा रहा था, जिसकी वजह से माँ ने उसको मारा था। उसके बाद से उसको बुखार आया और उसके बाद हॉस्पिटल गए, थोड़ा सा चेकअप किया, कुछ दवाई दिए, उसके बाद से बुखार कम हो गया। ये बुखार कम हुआ मगर उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन लेकर आए थे। और ऑन एग्जामिनेशन अगर देखते हैं तो मैकबर्नीज पॉइंट पे टेंडरनेस है,
परकशन पे टिम्पैनिक और बावल साउंड थोड़े से स्लगिश थे। तो डायग्नोसिस सबको अब तक पता चल गया कि एक केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। अगर ये रिपोर्ट जो वो लेकर आए थे उसमें से आप देख सकते हैं कि 7 mm का एपी डायमीटर का अपेंडिक्स है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स विद इंक्रीज वैस्कुलरिटी और प्रोब टेंडरनेस जो अक्सर होता है मैकबर्नीज पॉइंट में, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस का रिपोर्ट लेकर आए थे। तो ये बच्चे को भी हमने एडमिट किया हॉस्पिटल में आईपीडी में, और देखते हैं कि उसके टोटलिटी क्या बनती है। पेन बेटर बाय बेंडिंग बैकवर्ड्स, बेटर बाय सिटिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, क्योंकि पैथोलॉजी भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेन जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस केस में वो था पेन कम्स एंड गोज सडनली, क्योंकि पेन कोलिक अक्सर आता है तो एक थोड़ी देर रहता है या फिर कम हो जाता है, मगर इसमें थोड़ी देर के लिए आता था फिर कम हो जाता था। तो टोटलिटी ये 3 चीज़ों से ये बन सकती थी, क्योंकि और कुछ सिम्टम्स थे नहीं। तो ये 3 सिम्टम लेकर हमने टोटलिटी बनाई, और उसको रेपर्टराइज करने पे देखते हैं कि बेलाडोना और नक्सोमिका आगे आते हैं। मगर अगर आप फाटक रेपर्टरी जो है, छोटी सी किताब है फाटक रेपर्टरी, उसमें अगर देखते हैं तो बेलाडोना में पेन कम्स एंड गोज सडनली काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बेसिस से हमने उसको दिया बेलाडोना 200। स्टार्टिंग में एवरी सेकेंड अर्ली दिया, उसके बाद से एवरी 4th अर्ली स्टार्ट किया, और पेन उसके बाद कम हो गया था। उसके बाद फीवर भी नहीं आई, 2 दिन के बाद फीवर सब कम हो गई थी। वो मोशन भी एक बार कर रहा था, एपेटाइट इम्प्रूव थी। मगर अक्सर जैसा हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेन तो पूरा कम हो गया था, मगर वो उसके चेहरे पे जो उदासी थी या फिर चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो ठीक नहीं लग रहे थे। तो ये हमको दुविधा में डाल दिया कि ये बच्चा का दर्द जो आया था, बच्चा जो दर्द के साथ आया था, वो बच्चे का दर्द तो कम हो गया, मगर उसके अंदर कुछ अभी भी विडंबना है, या फिर जैसे कहेंगे कि कुछ है जो अभी बाकी हमने अब तक शोध नहीं किया है। तो इसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि पूरा केस हम डिटेल में लेंगे। उसको बच्चे को अकेले में बात किए तो हमको पता चला कि उसके लाइफ स्पेस में, तो ये देखते हैं कि हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री में टाइफाइड हुआ था उसको 3 से 6 महीने पहले, और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर उसकी बात करते हैं चिकन पॉक्स तो काफ़ी समय पहले हुआ था। और उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि एक भाई है, एक बहन है, और ये भी सबसे बड़ा है। फिजियोलॉजिकल जनरल्स अगर देखते हैं तो वो थर्स्टलेस था इसी समय में, ये एक्यूट के साथ वो थर्स्टलेस था, और उसको अचार खाना काफ़ी पसंद था, सिर्फ ये एक्यूट पेन के टाइम पे। जब भी उसको खाना परोसते थे तो वो कहता था कि अचार के साथ खाना हो उसको है। और एवर्शन इसी टाइम पे उसको डेवलप हुई थी, कर्ड और मिल्क, दही और दूध से उसका एवर्शन स्टार्ट हुई थी। लाइफ स्पेस की अगर बात करते हैं तो ये बच्चा काफ़ी इजीली मिंगलिंग, सबके साथ मिलनसार था, पेरेंट्स की सुनता था, मगर कभी गुस्सा आता था पेरेंट्स पे तो एक साथ उसका ये एक पैटर्न था कि वो रोता था और खाना बंद करके जाके एक कोने में बैठ जाता था। तो ये उसका पैटर्न था। ये पैटर्न भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी आगे चलकर अगर इसको इस पैटर्न के लिए अगर ट्रीट करना पड़े तो इसकी इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है फिर। तो उसको कुत्तों से डर था, अंधेरे से डर था, और क्योंकि उसके पिता, क्योंकि बड़ा था घर में, बाकी दोनों बच्चों को भी देखना था, तो इसको काफ़ी मारते थे वे पिताजी, तो उसका भी उनको भी डर था। और घर पे ज़्यादा रहता नहीं था, कभी भी बाहर लोगों के साथ खेलता था, क्योंकि उसके छोटे भाई और बहन थे, उनके साथ ज़्यादा लड़ाई करते थे, और सब लड़ाई के बाद इसको ही ज़्यादा डांट या मार पड़ती थी, तो ये बाहर चला जाता था। तो एक हफ्ते पहले क्या हुआ कि इसका जो काफ़ी नज़दीक का मित्र था, वो उसके साथ एक उसके और कोई कॉमन फ्रेंड थे, उनके साथ कोई लड़ाई हुई तो इसको बताया नहीं, तो इसकी वजह से उसको आया क्रोध। तो आप देखते हैं कि एक लड़का है 14 साल का जो घर पे काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसके माँ-बाप उसको मारते हैं, छोटे भाई-बहन से लड़ाई भी अगर होती है तो उसको ही डाँट पड़ती है, मार पड़ती है, और उसका एक ही मित्र है जो उसके साथ वो शेयर कर पाता है। तो ये दोस्त भी अगर उसका ये मित्र भी अगर उसको कुछ बताया नहीं तो इसको आया काफ़ी गुस्सा। और ये इसके 3-4 दिन तक, क्योंकि वो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किए थे और उसका चेहरा नहीं देखना पड़ता, इतना सारा क्रोध उसके अंदर डेवलप हुआ था कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो 3-4 दिन स्कूल नहीं गया। और उसके 2 दिन बाद से ये काफ़ी
दर्द और ये बुखार शुरू हुआ था। तो आप देखते हैं कि एक फिजिकल एलिमेंट है, 3-4 दिन से बाहर का खाना खा रहा है, मगर ये 3-4 दिन से अगर बाहर का खाना आप पहले जो रेमेडी आप सोचेंगे कि नक्सोमिका आती है, मगर आपको लाइफ स्पेस में अगर जाके देखते हैं कि ये क्या हुआ है कि इसकी वजह से इसका शरीर इतना ससेप्टेबल हो गया कि इसको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। तो ये हमको जानकारी मिली क्योंकि हमने डिसाइड किया कि उसकी पूरी जानकारी तह तक जाना है, उसके रूट कॉज को समझना है। तो ये समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि इसको रेपर्टराइज कैसे करना है। तो ये हमको मिलते हैं 3 ही मेंटल सिम्पटम्स, कोलिक आफ्टर एंगर, इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर और सप्रेस्ड इमोशंस। क्योंकि वो ज़्यादा शेयर नहीं करता था घर पे, वो दोस्त को भी जाके बता नहीं पाया कि वो क्यों ऐसा किया उसने, उसका चेहरा ही नहीं देखना पाता है, चेहरा नहीं देखना चाहता था। तो इसकी वजह से हमने इसको फिर उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस तो नहीं थे। तो पहले जो दिन हमने उसको बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया था, तो उसके बाद से हमने फिर उसको देखा कि वो 2-3 के दवाई के बाद उसको कम हो गया था, मगर उसको हमने फिर से एक ही इच्छा थी कि उसका अंदर का जो पैथोलॉजी है वो भी कम हुआ है कि नहीं देखने के लिए हमने उसको उसी सेंटर में भेजा जहाँ पे वो पहला स्कैन हुआ था। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके स्कैन जब भी आप एडवाइस करते हैं पेशेंट्स के लिए तो उसी सेंटर में कीजिए जहाँ पे पहला हुआ है, क्योंकि वो सोनोलॉजिस्ट को मालूम रहता है कि वो पहले के रिपोर्ट में और अब के रिपोर्ट में क्या अंतर हुआ है, तो कंपेरेटिव रिपोर्ट देने के लिए उनको आसान पड़ता है। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में भी सोनोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, मगर हमने उसी सेंटर में भेजा जहाँ पे पहला का स्कैन हुआ था। तो हम आप देखते हैं कि 7 mm से वो अभी घटकर 5.4 mm हुआ है। जो डिटेक्टेबल वैस्कुलरिटी वो नहीं है और नो प्रोब टेंडरनेस है। सो अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस का उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो इन्फ्लेमेशन भी सबसाइड हुआ है, उन्होंने कंपेरेटिव रिपोर्ट दी है 2 तारीख के मुकाबले में। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि ये इन्फ्लेमेशन तो कम हो रहा है मगर पूरी तरह गया नहीं है। तो आप बेलाडोना देखते हैं कि बेलाडोना जो उसका एक्यूट फेज था उसको ट्रीट कर चुका है, मगर ये जो अंदर की जो विडंबना है, उसका क्रोध है, जिसकी वजह से ये आया है, तो उसको अगर ट्रीट करना है तो हमने देखा कि टोटलिटी में हम 3 ही 4 चीज़ मिलती है इसके बारे में हम रेपर्टराइज करके देखते हैं। तो उसमें निकलता है स्टेफिसिग्रिया इग्नेशिया, नक्सोमिका, मैग्मूर, नैट्रमूर, नैट्रम सल्फ। ये 4-5 रेमेडीज आती हैं और उसमें देखते हैं कि स्टेफिसिग्रिया काफ़ी ऊपर है। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर अगर देखते हैं तो हम जाते हैं मेटीरेमेडिका की डिफरेंशियल मेटीरेमेडिका अगर देखते हैं तो स्टेफिसिग्रिया काफ़ी ऊपर आता है, क्योंकि बोरिक मेटीरेमेडिका अगर आप देखते हैं तो बोरिक में एक आइटैलिक्स में एक सेंटेंस लिखा है, कोलिक आफ्टर एंगर। तो ये बच्चे को भी जो कोलिक हुआ था एक एंगर था, जो मानसिक उसकी स्थिति थी, उसके बाद से शरीर पे जो असर पड़ा। तो हम अक्सर मुहावरा सुनते हैं कि मन चंगा तो तन चंगा। अब मन पे अगर कोई असर पड़ता है तो वो उसका शरीर पर कितना असर पड़ता है ये केस में हम देखने को मिलता है। तो हमने दिया स्टेफिसिग्रिया का एक ही डोज और उसके बाद उसको 1 हफ्ते बाद बुलाए और बेलाडोना हमने एसओएस रखा, क्योंकि उसको अगर कभी बीच में कभी दर्द होता है तो उसके देखने के लिए। मैं बीच में उनके 1 हफ्ते बाद जब ये आए तो उनका काफ़ी सारा सिम्पटम्स कम हो गया था, भूख भी अच्छे से लगने लगी, तो हमने उसको फिर से प्लेसिबो पे रखा, क्योंकि उसके अभी सिर्फ एक ही सिम्पटम बाकी था जो खाने के बाद उसको मोशंस होते हैं। तो उसके लिए हमने उसको फिर से एडवाइस किया एक सोनोग्राफी रिपोर्ट कराने के लिए, ताकि हम देख सकें कि वो पैथोलॉजी भी पूरी तरह सेटल हुई है कि नहीं अपनी सिमिलम के बाद। तो 30 तारीख को जो आए, क्योंकि बीच में वो आ नहीं पाए किसी फैमिली रीज़न की वजह से, तो अगली बार जब देखते हैं तो नॉर्मल अपेंडिक्स साइज़ है उसका 4 mm का, और रेसिडुअल रिएक्टिव लिम्फेडेनोपैथी है। वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है इस एज ग्रुप में कि रिएक्टिव लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है। कैसेंट कॉज कैसेट इफेक्ट, ये हम देखते हैं कि अगर आपको कारण अगर शोध कर मिल जाता है तो अगर आप कारण को ट्रीट करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है शरीर पर, वो भी ठीक हो जाता है। तो इस केस में हमने काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया है कि अगर आप कारण को शोधते हैं और कारण को ट्रीट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो शरीर पर आया है, जो इस केस में अपेंडिसाइटिस था, वो भी पूरा तरह ठीक हो जाता है। तो 3-4 महीने तक वो आया नहीं, तो उसके लिए हमने उसको फ़ोन पर
बातचीत करके पूछा कि अब कैसा है, क्योंकि उसका जो मेन सिम्टम था खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना, वो भी अब ठीक हो गया था 3 महीने के बाद हमने जो फॉलोअप लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीडियाट्रिक्स इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड्स साइलेंस एज मच एज लिसनिंग टू देयर कंप्लेंट्स। तो कंप्लेंट जो बता रहा था उसके पीछे जो उसके जो चेहरे पे जो उदासी थी, वो अगर हम मिस कर जाते तो हम खाली इसको बेलाडोना दे के घर पे भेज सकते थे। अगर आपको ट्रीट करना है तो पूरी तरह ट्रीट करना है। यहाँ पर आता है आपका सेकेंड अफोरिज्म, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। So in pediatric care, observation is not just about seeing symptoms. It's about listening to the child, observing their behavior and understanding the subtle clues they give us. ये जो क्लूज आपको पिकअप करने रहते हैं काफ़ी सटल रहते हैं आपके, आप ऑब्जर्वेशंस काफ़ी सूक्ष्म होने चाहिए। सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी जो टीम है, आपके जो सिस्टर्स हैं, ये भी आपको कभी ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ है या फिर उनके जो पास में जो बेड के जो पेशेंट्स हैं, वो भी आप कभी-कभी आपको हिंट दे सकते हैं। So this approach is at the heart of homeopathic practice, that where we treat the child as a whole and not just the illness. तीसरी केस के तरफ बढ़ते हैं। ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एविडेंस कैसे हमको दिखाता है कि केस भी ट्रीट हुआ है। तो एक 21 ईयर ओल्ड फीमेल है। जब हमारे पास जब ये आई थी तो टीनेजर थी, तो इसलिए मैंने इस केस को भी इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया कि पीडियाट्रिक केस के हिसाब से। तो ये देखते हैं कि 21 वर्षीय महिला है जो अभी इंटर के बाद अभी नीट के लिए तैयारी कर रही थी। उसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो कोल्ड एंड कॉफ सिंस 5 डेज है, सर्दी, खांसी, बुखार और उल्टियाँ होती थी और उसको पूरे शरीर पर 2 दिन से रैश थी। 5 दिन से सर्दी, खांसी, बुखार सब था और 2 दिन से उसको रैश था ऑल ओवर बॉडी। और हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 5 दिन पहले वो काफ़ी ठीक थी, मगर वो अपने भाई को हॉस्टल में छोड़ने गई थी तो वहाँ से भीग कर आई थी। तो उसके बाद से उसको बुखार स्टार्ट हुआ, ड्राउजीनेस और नौसिया, काफ़ी गहरी नींद आ रही थी और उसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था। तो वो इसी फीवर के साथ वो एलोपैथिक मेडिसिन के पास, डॉक्टर के पास गई, क्योंकि हॉस्पिटल दूर था हमारा, वो उसी टाइम आ नहीं सकी, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की। तो उसके बाद से बुखार उसका कम हो गया था और जिस दिन वो आई थी ओपीडी में, उस दिन वो डोलो लेके आई थी, तो टेम्परेचर उसका थोड़ा कम हो गया था। अक्सर उसको सुबह के समय टेम्परेचर ज़्यादा होता था और पर्सपिरेशन या पसीना बहुत ज़्यादा आता था बुखार कम होने के बाद। तो ये जो पेशेंट आई थी तो ये एक सिम्टम लेकर आई थी कि उसको नौसिया काफ़ी परेशान कर रहा है। पिछले केस में ना आपको दिखाया कि हिस्ट्री जब आप लेते हैं तो काफ़ी डिटेल में आपको लेना है कि कारण क्या है वो देखना है, वहाँ से उसको ऑनसेट कैसा है, उसका प्रोग्रेशन कैसा है वो देखना है। तो इस केस में अगर देखेंगे तो भीगने के बाद उसको बारिश में भीगने के बाद से उसको बुखार और ये सब सिम्टम्स, सर्दी खांसी आए थे। तो अगर आप इस सिम्टम को अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से अगर टोटलिटी फॉर्म करनी है तो वो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस केस में मैंने क्या किया कि उसको जो उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम थी, इस वक्त उसको क्या परेशान करे, क्या उसकी दुविधा है कि वो कह रही है कि मुझे ये जो उल्टी होने का जो सेंसेशन है, नौसिया जो है, उसको पहले कम कीजिए। तो उस बेसिस पे हमने देखा कि एलोपैथिक मेडिसिन के बाद से इसका फीवर कम हुआ है, मगर इसकी नौसिया एंड वॉमिटिंग और बढ़ गई है। तो इसके हिसाब से मैंने उसको एडवाइस किया कि क्योंकि बुखार है, रैश है, तो इसके इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए उसको हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। उसी दरमियान हमने उसको नक्सोमिका का 1 डोज़ दिया। नक्सोमिका 1 डोज़ देके इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने तक वेट करने के लिए बाहर रुकाया। तो ये जो सिम्टम्स पूरे लिए गए हैं, ये आईपीडी एडमिशन के बाद पूरे लिए गए हैं। तो उससे पहले जब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आई थी तो काफ़ी थोड़ी-सी बेटर थी, नौसिया उसका कम हो गया था, बुखार तो था नहीं, क्योंकि बुखार अक्सर सुबह के समय ही होता है, और डोलो लेकर आई थी। तो ये जो टोटलिटी फीवर की टोटलिटी लेनी है, तो इसको हमेशा 3 स्टेजेस में स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी टोटलिटी भी चेंज हो सकती है। और इसमें कौन सा स्टेज इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेज
प्रिडोमिनेंट है उसके हिसाब से भी आपको टोटलिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चिल स्टेज में उसको पीछे से पीठ में से उसकी चिल स्टार्ट होती थी, हीट स्टेज में काफ़ी बॉडी पेन्स काफ़ी होते थे, हेडेक काफ़ी होता था, भूख तो कम हो जाती थी, और स्वेट स्टेज में जब ये आती थी तो उसका पूरे बदन पे उसका स्वेट आता था, पसीना आता था। उसकी डिटेल्स अगर देखते हैं तो काफ़ी खांसी उसकी गर्म पानी पीने से उसकी कम होती थी, उसको नौसिया एंड एब्डोमेन की ब्लोटिंग, जो पेट फूलना होता है वो भी होता था उसको, और उसका जो वो उल्टी थी पहले दिन काफ़ी दुर्गंध वाली थी, उसके बाद से वो ठीक हो गई थी। और रैश जो आया था, पिन पॉइंट रैश जिसको कहते हैं, चौथे दिन पर आई थी। इरप्टिव फीवर्स जिसको कहते हैं, इरप्टिव फीवर्स में एक जानकारी बहुत ज़रूरी है कि रैश किस दिन पर आया, उसी के हिसाब से आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेंज हो सकती है। और इसमें इचिंग काफ़ी ज़्यादा थी, जो स्क्रैच करने से कम होती थी, खुजलाने से कम होती थी। पास्ट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेशेंट हमारी पास है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जिसकी वजह से वो एलोपैथिक मेडिसिन ले चुकी है, नेजल स्प्रे यूज़ कर चुकी है, और साइनोसाइटिस उसका होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी ठीक हो चुका है 4 साल पहले। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि उसको मदर को भी एलर्जिक राइनाइटिस है, माँ को भी है, भाई को भी स्किन एलर्जी है। फिजियोलॉजिकल जर्नल्स की अगर बात करते हैं तो अल्टर्ड स्टेट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इसमें एक्यूट फेज़ में। तो हम देखते हैं कि भूख कम हुई है, प्यास कम हुई है, बाकी सब तो उसकी क्योंकि उसके बुखार अक्सर मॉर्निंग में टाइम होती थी, स्लीप भी उसकी कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाती थी। और इसी के चलते उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, जो भी इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है नक्सुमी का टोटलिटी के लिए, और पर्स्पिरेशन होल बॉडी है। जनरल एग्जामिनेशन कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, वो वेल बिल्ट एंड वेल नरिश्ड थी, काफ़ी चबी लेडी थी, टंग ड्राई वाइट कोटेड थी। और इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखते हैं तो बात करते हैं रैशेस के, तो मैक्युलोपैपुलर रैशेस थे जो नॉन ब्लैंचिंग थे, और पूरे बदन पे से ज़्यादा उसके हाथ पैर और चेस्ट पर बैक पे ज़्यादा थे, वार्मथ उसमें प्रेजेंट था। तब इसमें इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि आपको डायग्नोसिस पर अगर आना है, तो डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डायग्नोसिस आपको मिलती है उसके हिसाब से भी आपकी टोटलिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स अगर उसमें से हट जाते हैं तो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं वो बच जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हमने सेंड की थी, ये सीबीपी, सीआरपी, वायरल और मलेरियल पैरासाइट, और डेंगू का टेस्ट भेजा था। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस डेंगू था, जो स्पष्ट हो गया था इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो हमने उसको एडमिट किया, उसके आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत अगर पड़ती है तो लगाने के लिए कहा था, क्योंकि वो काफ़ी डिहाइड्रेशन हो चुकी थी और उसको खाना नहीं जा रहा था या पानी कम पी रही थी, तो इसलिए एसओएस हमने आईवी फ्लूइड्स के भी इंतज़ाम करके रखे थे। तो रिपोर्ट्स आप देखते हैं कि 3 तारीख को जब ये ओपीडी के लिए आई थी तो प्लेटलेट्स 26,000 थे। बाकी सब तो ठीक था, मगर अगर सीआरपी की बात करते हैं तो इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, सीआरपी भी काफ़ी बढ़ गया था। तो ये जो रिपोर्ट थी इसके हिसाब से हमने उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, और डेंगू NS1 पॉजिटिव था उसी दिन। और टोटलिटी इसमें जो बनती है वो एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग वेट जो है वो फिजिकल एलिमेंट्स है। ये लेने के बाद हम देखते हैं कि नक्सोमिका के बाद उसका जो नौसिया था वो कम हो गया था, मगर फिर भी टोटलिटी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पूरे वो एक ही सिम्टम को ठीक नहीं करना है, अपने को पूरे फीवर की टोटलिटी जो है उसको ठीक करना है। तो ये टोटलिटी के हिसाब से हमने रेपर्टराइज किया, तो इसमें भी लकीली हमको नक्सोमिका पहले नंबर पे आया, उसके मेडिका रेफरेंसेस के बाद हमने उसको नक्सोमिका कंटिन्यू किया, और ये जो बाकी जो रेमेडीज़ थी, बेलाडोना, सेपिया, रस्टॉक्स, आर्सल, नेट्रमोर और कैल्केरिया काप थी। एक अलग एक्सरसाइज हमने किया कि HC एलन की जो किताब है वो फीवर की, उसके हिसाब से भी हमने करके देखा कि फीवर टोटलिटी उसके हिसाब से कुछ और आती है, कि उसमें फीवर के अगर जानकारी लेनी है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो बाकी रेपर्टरीज़ में कम दिखने को मिलते हैं, जो पुरानी रेपर्टरीज़ हैं। तो इसके हिसाब से भी हमने टोटलिटी रेपर्टराइज़ करके देखी, तो इसमें हमने भी देखा कि नक्सोमी का पहले नंबर पे आया था।
तो नक्सोमिका हमने 4th आवरली रखा और फीवर के हिसाब से 4th आवरली फेरमफॉस 6x भी चालू रखा है। ये जो पिन पॉइंट रैशेस आप देखते हैं कि शरीर के पैर पे, हाथ पे और बैक पे इसके सिम्टम्स पहले दिन में देखने को मिले थे। फॉलोअप आप देखते हैं कि अगले दिन उसका फीवर तो नहीं था, इस हमेशा जो सुबह के टाइम फीवर आता है वो कम था, बॉडी पेन कम था, उसका नौसिया कम था, मगर एक सिम्टम जो आया था वो मॉर्निंग के स्टूल में उसको थोड़ा सा खून गया था। तो एक सिम्टम जो आता है उसको हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डेंगू के केसेस में कहीं से भी अगर ब्लड आता है तो आपको थोड़ा सा अलार्म होना चाहिए। मगर हमने उसको ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में थी ऑलरेडी, नक्सोमी का कंटिन्यू किया है, क्योंकि उसके बाकी जो सिम्टम्स थे वो ठीक थे। अगले दिन देखते हैं कि उसका कुछ ब्लीडिंग नहीं था, मगर फीवर तो पूरी तरह कम हो गया था और कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, रैशेस भी फेड हो चुके थे। अब देखते हैं कि ये नक्सोमिका के बाद हमको अक्सर देखना पड़ता है कि बुखार अगर कम हुआ है तो उसका फॉलो वेल रेमेडी क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह अगर ठीक करना है तो नक्सोमिका पूरी टोटलिटी तो कवर कर रहा है, मगर इसको अगर हम देखते हैं कि अफोरिज्म 240 में, बट इफ द रेमेडी फाउंड टू बी होम्योपैथिक स्पेसिफिक फॉर अ प्रेवलेंट एपिडेमिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर do not effect a perfect cure in someone or the other patient if it not be the influence of a marshy district that prevents the cure, it must always be the psoric miasm in the background, in which case antisoric remedies must be employed until complete relief is obtained. तो यहाँ पर होम्योपैथिक सिद्धांत जो एनमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिखाए हैं उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इसमें एक एंटीसोरिक रेमेडी की इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था क्योर को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हमने उसको एक सल्फर का एक डोज दिया और उसको, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रह के घर जाने की बात कर रही थी तो उनको डिस्चार्ज किया, मगर वो हर दिन आकर रिपोर्ट करने के लिए तैयार थी, क्योंकि रैशेस कभी भी आ सकते थे। तो हमने उनको अगले दिन आने के लिए कहा रिपोर्ट के साथ। तो ये जो अगले दिन रिपोर्ट हमने उनको हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में करना ही बोले थे, मगर वो बाहर से करके लाए। तो इसमें देखते हैं कि NS1 नेगेटिव हो चुका है। यह है 6 तारीख को। 3 तारीख को हमने देखा था पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो चुका है। रैशेस भी काफ़ी फेड हो चुके हैं। इस 6 तारीख के पिक्चर्स हैं। 7 तारीख को हम देखते हैं कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी, मगर सर्दी उसको खांसी जो पहले की थी वो अभी भी थी। तो उसके हिसाब से अक्सर नाइट्रम सल्फ 3x को रिस्पॉन्ड करती थी, इसलिए हमने उसको नाइट्रम सल्फ 3x 1 हफ्ते के लिए दिया और 1 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए बुलाया विद द रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, उसके जो रैश थे, साइंस थे, वो ठीक हो चुके हैं। तो आपको अब देखना है कि एविडेंस जो है बायोकेमिकल लेवल्स और ब्लड लेवल्स पे ये कभी ठीक हुए हैं कि नहीं। तो 3 तारीख का प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि 26,000 था, 4 तारीख को 38,000 हो गया और 5 तारीख को 1 लाख हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमने दिया था उसको सल्फर का 1 डोज। तो उसके बाद 6 तारीख को जब ये आई थी तो ये 1.83 लाख उसका प्लेटलेट काउंट हुआ था। और अगर CRP की भी बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। और 1 हफ्ते बाद जब ये आई थी तो उसका प्लेटलेट काउंट था 4.6 लाख। जब भी कोई भी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं थे, उसका LFT भी काफ़ी ठीक था और CRP लेवल भी ठीक हुई था। तो ये जो सब हम केस आपको दिखाए हैं, ये अलग अलग किस्म के केसेस में इसलिए दिखा रहा हूँ कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस युग में जहाँ पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात चलती है तो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में भी इम्प्रूवमेंट दिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये तीसरे केस में इन्वेस्टिगेशन सीरियली दिखाया कि कैसे प्लेटलेट काउंट भी इम्प्रूव हो रहा है, CRP भी घट रहा है और उसके साथ ही साथ शरीर पे जो उसका प्रभाव है वो भी कम हो चुका है। तो ये सब हमने देखा कि जिम्स हॉस्पिटल जो है, जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का पिछले 1 दशक से ज़्यादा हम पेशेंट्स को, रोगियों को ठीक कर रहे हैं और यहाँ पे साइंटिफिकली पूरा रिसर्च के हिसाब से पूरा काम चल रहा है। तो यहाँ पर इसको समाप्त करने से पहले एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जो बेड साइड ट्रेनिंग है, कोई आपके इस वेबिनार में कोई आया है टीचर, जो उनसे मैं आपको निवेदन करता हूँ कि बेड साइड ट्रेनिंग पर ज़्यादा महत्वपूर्ण दें, क्योंकि वहीं पर से विद्यार्थी सीखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स में आती है।
और वो इम्प्रूवमेंट को कैसे वो कोरिलेट करते हैं कि डिजीज़ के साथ, कैसे वो कोरिलेट करते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की किताब के साथ, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को जैसे सीखते हैं वो प्रैक्टिस में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी के साथ मैं अपना वेबिनार समाप्त करता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। किसी का क्वेश्चन हो तो पुट अप कर दीजिए आप। अभी हमारे पास सर 5 मिनट है। सर पीडियाट्रिक के लिए कोई बुक रिकमेंड कीजिए सर, होम्योपैथी के रिगार्डिंग। होम्योपैथिक रिगार्डिंग काफ़ी सारे बुक्स हैं। एक तो सबसे छोटी किताब है वो आईसीआर की पीडियाट्रिक्स अप्रोच टू पीडियाट्रिक्स है। दूसरी है प्रवीण जैन की किताब जो है उसमें सिम्टम्स को कैसे हैंडल करना है वो है। और पॉल हर्स्क्यू की भी अच्छी किताब है जो मेट्रीमेडिका के हिसाब से अगर बात करते हैं। फिलिप बेली है मेट्रीमेडिका के लिए, जो साइकोलॉजी आपको फारूक फिलिप बेली, मास्टर सर की फारूक मास्टर की भी एक अच्छी किताब है। भी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, तो इरफान सर और कुछ बताइए। हमारे पास 4 मिनट हैं, तो और कुछ आप इनपुट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी, इनपुट यही देना था कि ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि सिम्टम्स तो आप, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक केसेस में जितना सिम्टम्स हमको मिलते हैं उसको क्योंकि बच्चों को ज़्यादा फिल्टर्स नहीं रहते जैसे अडल्ट्स को रहते हैं। अडल्ट्स क्या है, अपने सिम्टम्स को कभी बदल कर बता सकते हैं या फिर कुछ मास्क लगा कर बता सकते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ हमको बच्चों में नहीं मिलती है। तो बच्चों को सबसे पहली बात तो रैपो अच्छा बिल्ड करना है बच्चों के साथ। जब वो ओपीडी में आते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स अक्सर कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। अगर आप भी पेरेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे तो बच्चे आपके साथ ज़्यादा मिल-जुल कर बात नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों के लेवल तक जाकर उनसे बातचीत करना है। उनके होम्योपैथिक पीडियाट्रिक केस टेकिंग के लिए कोई फॉर्मेट से स्टार्ट नहीं करना है कि आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनसे पहले बातचीत करिए, उनका एक अच्छा-सा संबंध बनाइए, एक रैपो बनाइए, फिर से उनसे जो सिम्पटम्स वो खुलकर बताने लगते हैं, आपको एक दोस्त मानकर बताने लगते हैं, आपको मित्र मानकर बताने लगते हैं, तो उसमें से काफ़ी जानकारी बाहर निकलती है। उनके बारे में भी, उनके फैमिली के बारे में, और उनके जो अतराफ कुछ जो कुछ चल रहा है, वो जैसे आपने सेकंड केस में देखा कि बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ही उसको तो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, और एक ही सपोर्ट जो उसको दोस्त में मिल रहा था वो भी अब थोड़ा-सा हटने लगा। तो उसके अंदर जो क्रोध पैदा होता है, एक अक्सर बच्चों में हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में क्रोध का जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो वो काफ़ी असर करता है शरीर पर, उसमें बीमारियाँ पैदा करने में। तो ये सब हमको जानकारी आवश्यक बन जाती है होम्योपैथिक पीडियाट्रिक केसेस में। सर एक क्वेश्चन है। जी। Some doctors say that just by prescribing arsenic album, the fever will reduce. Do we have to totality in every case of fever, sir? हाँ, फीवर केसेस में टोटलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हर Yes, sir. जैसे इंडिविजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं,
तो इंडिविजुअलाइजेशन अगर है तो फिर आर्सेनिक को सबको देना आर्सेनिक पॉसिबल नहीं है। तो आर्सेनिक अगर टोटलिटी मैच होती है तो आर्सेनिक दे सकते हैं, अगर टोटलिटी अगर मैच करना है तो केस टेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस टेकिंग अगर नहीं है बराबर तो आपकी टोटलिटी बराबर नहीं बनेगी, टोटलिटी बराबर नहीं बनेगी तो सिमिलिमम बराबर नहीं होगा, सिमिलिमम अगर बराबर नहीं होगा तो पार्शियल की ओर होगा, और पार्शियल की ओर होगा तो आपका पेशेंट आपसे संतुष्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट संतुष्ट हों और आपको भी थोड़े से संतुष्टि मिले कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, तो आपको मेहनत करनी है पूरी टोटलिटी ढूंढने में। तो आप ढूंढेंगे उसको, टोटलिटी बनाएंगे तभी उसका कुछ बन पाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट सेशन हैंड ओवर करना चाहूँगा इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर अजिनी मलियकन मैम को।